सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका काई क्लासेस में। दोस्तों हमने क्लास 9th की हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, इसको हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है और इसके कुछ जो यहाँ पे पार्ट्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया हुआ है? अभी तक हमने बस एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट करी थी स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में। हमने देखा था कि कुछ आइडियाज़ होते हैं, जैसे लिबरल होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, कंजर्वेटिव्स होते हैं। इनकी जो आइडियोलॉजीज़ होती हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे समझा था कि लिबरल्स की डिमांड्स क्या रहती है, कौन लोग लिबरल्स होते हैं, रेडिकल्स कौन होते हैं और कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं। ये पार्ट हमने कर लिया था। फिर हमने देखा था कि इंडस्ट्रीज़ जब आई थी उससे हमारे यहाँ पे सोसाइटी में के अंदर जो चेंजेस आ रही थी वो क्या क्या चेंजेस आ रही थी। उस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हमने देखा था कि यूरोप के अंदर जो सोशलिज्म आ रहा है ये कैसे क्रिएट हुआ, हमने इसके बारे में देखा। यहाँ पे कुछ हमने यहाँ पे फिलोसफर्स के बारे में देखा, जैसे रॉबर्ट ओवन हो गए, लुइस ब्लैंक हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, फ्रेडरिक एंगल्स हो गए। ये सब हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था। और आते आते हमने रशिया के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ था इसके बारे में भी हम पे डिटेल में स्टडी किया था कि रशिया के रेवोल्यूशन स्टार्ट की जो बैकग्राउंड है वो क्या बैकग्राउंड है। हमने यहाँ पे इकॉनमी और सोसाइटी के बारे में देख लिया था कि रशिया की जो इकॉनमी है, वहाँ की जो सोसाइटी है वो कैसे रहती है, क्या करती है, क्या ऑक्यूपेशन काम करती है, वो सब हमने देख लिया था। इसके अलावा हमने देखा था कि रशिया के अंदर जो सोशलिज्म है ये कैसे क्रिएट हो रहा है, क्या हुआ ऐसा वहाँ पे, तो हमने इसके बारे में देखा था। दो पार्टीज़ के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। ये एक छोटा सा टॉपिक हमने लास्ट में यहाँ पे कंप्लीट किया था। और फाइनली आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रेवोल्यूशन। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो है आप उसको मिस ना कर पाओ। दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको भी अपने साथ जो बुक है उसको ओपन कर लेना है और जो जो मैं मार्क्स करता जा रहा हूँ आपको वो भी मार्क कर लेना है। तो दोस्तों आज का जो वो टॉपिक होने वाला है हमारा, वो होने वाला है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रेवोल्यूशन। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में जो रशिया के अंदर क्या हो रहा था उसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इसका टाइम पीरियड क्या था। इसका टाइम पीरियड था 1914 से लेके 1918 तक इसका टाइम पीरियड रहा। और इस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या हो रहा है रशिया के अंदर वो हम समझने वाले हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर। इतना समझ आ गया? जब ये रशियन रेवोल्यूशन ये जो फर्स्ट वॉर चल रही थी उस समय हमारा जो रशियन एम्पायर था वो कैसा हुआ करता था। इस समय रशिया के अंदर क्या हुआ करता था, इनकी जो इकॉनमी थी वो ऑलरेडी क्या हो चुके, इम्पैक्ट हो चुके, मतलब इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज चल रही थी यहाँ पे। अब रशिया जब फर्स्ट वॉर चल रहा था, रशिया के पास इतने रिसोर्स नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो वॉर को क्या कर पाए, एफर्ट्स कर पाए। तो मतलब नॉट एफर्ड वॉर, कि रशिया वॉर को एफर्ड नहीं कर सकता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ दोस्तों कि इससे क्या होगा, जब रशिया उस रेवोल्यूशन को नहीं कर पाएगा तो रेवोल्यूशन और अच्छे तरीके से क्रिएट होगा। मैं आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्या था, क्यों हुआ ऐसा। दोस्तों जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसको हम बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ मिस कैलकुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ मिस कैलकुलेशन। मिस कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ, एक कैलकुलेशन के बिना ही क्या हो चुकी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। अब इसमें समझाते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों, कैसे इसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, इसको यहाँ पे समझते हैं। दोस्तों हमें पता है कि 1914 के अंदर क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई। मतलब जो वर्ल्ड वॉर 1 है वो कब स्टार्ट हुई, 1914 में स्टार्ट हुई। अब एक्चुअली में हुआ क्या था, एक देश है ऑस्ट्रिया, इसकी लड़ाई चल रही थी सर्बिया के साथ। ऑस्ट्रिया की किसके साथ चल रही है, सर्बिया के साथ चल रही है। रीज़न क्या था, एक कंट्री है यहाँ पे जिसका नाम है बोस्निया हर्जेगोविना। एक कंट्री है बोस्निया हर्जेगोविना, इस पे कौन रूल करेगा पहले। ऑस्ट्रिया चाहता है कि मैं इस पे मैं रूल मैं करूं और सर्बिया चाहता है इस पे रूल मैं करूं। अब इसी चक्कर में क्या हो गया, इन दोनों की लड़ाइयाँ चल रही हैं ऑस्ट्रिया और सर्बिया की। एक दिन क्या हुआ, जो ऑस्ट्रिया का जो प्रिंस था उसको मर्डर कर दिया गया सर्बिया के द्वारा। मतलब अगर ये ऑस्ट्रिया किंग बनाते हैं, सर्बिया ने इस पे क्या कर दिया, इसको मर्डर कर दिया, इसको मार दिया। जब इसको मार दिया, इसकी डेट थी 28 जून 1914 को ये इंसिडेंट हुआ। सर्बिया ने क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया के प्रिंस को मार दिया। तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया, इसके बदले में उसको बोला कि 1 महीने के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, बदला लेंगे इसका। तो 28 जुलाई 1914, तो यहाँ से अब ऑस्ट्रिया वाले क्या करने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं। तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया।
एक मंथ के बाद। जब ऑस्ट्रिया पे सर्बिया पे अटैक किया तो सर्बिया पे की हेल्प करने कौन आया? यहाँ से रशिया इसकी हेल्प करने आ रहा है। और ऑस्ट्रिया की अब हेल्प करने कौन आ रहा है? ऑस्ट्रिया की हेल्प करने आ रहा है यहाँ से जर्मनी आ रहा है। इतना समझ आ गया? इस तरीके से क्या हो रहा है, चीज़ों के बीच में जो दो देश लड़ रहे थे बाकी देश मिलके साथ कर रहे हैं उसका। तो इस तरीके से क्या हुआ, रशिया भी क्या हो चुका है, रशिया भी सर्बिया में इंक्लूड हो गया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी रशिया बीच में आ गया। अगर हम दोस्तों जर्मनी की बात करते हैं, यहाँ पे जर्मनी तो ऑलरेडी फ्रांस के साथ लड़ रहा था। जर्मनी की ऑलरेडी फ्रांस की लड़ाई हो रही थी। सो जर्मनी ने डिसाइड किया कि फ्रांस पे लड़ाई करते रहेंगे वाया बेल्जियम। मतलब हम पहले बेल्जियम पे अटैक करेंगे, बेल्जियम से आते जाते हम इस पे अटैक करेंगे, बेल्जियम। अब इस बेल्जियम की हेल्प करने कौन आ गया? ब्रिटेन आ गया। तो ब्रिटेन भी लड़ाई में कूद पड़ा। तो यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है, यहाँ से बिल्कुल हमें क्लियरली समझ आ गया कि जर्मनी ने किसकी हेल्प की थी? ऑस्ट्रिया की हेल्प की थी। और टर्की भी इनके साथ था। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सेंट्रल पावर्स बोलते हैं। मतलब इनका नाम क्या होता है? एक्सिस पावर बोलते हैं इनको। इन तीनों देशों को क्या बोलते हैं? एक्सिस पावर। और फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, बाद में इटली भी जुड़ गया जाके, रोमानिया भी जुड़ गया इनके साथ आके, इनको हम बोलते हैं एलाइड पावर्स। एलाइड पावर्स। तो मतलब आपको ये समझ आ गया, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो किस किस के बीच में हुआ? वो हुआ एक्सिस पावर के बीच में और एलाइड पावर के बीच में हुआ। इतना समझ आया? दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं, 1905 की बात बता दूं मैं आपको। 1905 में क्या हुआ, जापान जो था उस वर्सेस रशिया चल रहा था उस समय, 1905 के आसपास। तो जापान ने रशिया को हरा दिया था, जापान जीत गया। तो ये क्या हुआ, ये दोनों अब लड़ाई क्यों हो रही थी? क्योंकि जापान भी कुछ एरिया क्लेम कर रहा है, रशिया भी सेम एरिया को बोलता है ये वो मेरा एरिया है। जैसे चाइना वाला थोड़ा सा इलाका हो गया, मंगोलिया वाला इलाका हो गया, उनको बोल रहे हैं कि ये हमारे एरिया है। तो जापान और रशिया की भी लड़ाई हो रही थी साइड बाय साइड। तो इसको भी माइंड में याद रखना आप बिल्कुल। तो हमने देख लिया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही है किस किस के बीच में हो रही है? ये हो रही है अलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच में हो रही है। इसके बाद एक अगले पेज पे चलते हैं, यहां पे देखते हैं। कहते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई ये तो चल रही थी, ठीक है, अपनी जगह पे चल रही है, सर्बिया ऑस्ट्रिया में हो रही है, बीच में जो मल्टीपल जो लोग हैं वो बीच में इनकी हेल्प करने आ रहे हैं। कहते हैं ये जो लड़ाई थी ये अब यूरोप से बाहर जा रही है, अब ये यूरोप से बाहर चली गई। इसी को हम बोलते हैं दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोलते हैं। जब ये लड़ाई यूरोप से बाहर चली गई, पहले ऑस्ट्रिया और सर्बिया ही लड़ रहे, बट बीच में रशिया भी इंक्लूड हो गया। वहाँ से कौन आ गया? वहाँ पे इंग्लैंड भी बीच में आ गया, बेल्जियम भी बीच में आ गया, ब्रिटेन भी बीच में आ गया। अब ये जो लड़ाई थी ये यूरोप के बाहर चली गई, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर मतलब पूरा दुनिया बीच में आ चुकी है। दोस्तों मैं कोई चीज़ बता दूं, यहाँ पे दुनिया में कोई भी जो वॉर होती है, वॉर का जो डिसीजन लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है? आप उसको डिसाइड कर सकते हो, यू कैन डिसाइड। बट अगर आपको वॉर को एंड करना है, यू कांट डिसाइड। हम नहीं डिसाइड कर सकते लड़ाई कब खत्म होगी। वो तभी खत्म होगी जब रिसोर्स खत्म होंगे या फिर और भी चीज़ें जब खत्म होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो वॉर होती है, वॉर को हम डिसाइड तो कर सकते हैं कि कब होगी, बट जब ये खत्म होगी हमें इसका कोई आइडिया नहीं होता। ये समझ आ गया इतना सा? इसके बाद देखते हैं। कहते हैं रशिया के अंदर जो वॉर थी, रशिया के अंदर जो लड़ाई चल रही है, इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलिड अराउंड सार निकोलस टू। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं निकोलस का, कि हाँ लोग क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं किसको? निकोलस को, भाई हाँ हम आपके साथ हैं। बट जैसे जैसे लड़ाई कंटिन्यू हो रही है, सार ने क्या करना शुरू कर दिया? रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया कि कंसल्टेशन लेना। अब कंसल्टेशन कुछ वर्ड लिंक करवा दूँ मैं आपको यहाँ पे। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सार ने कुछ बातें इनकी मान ली थी पार्टीज़ की, और इसने क्या बनाया था? एक ड्यूमा बनाया था, मतलब इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाई थी। ये जो ड्यूमा के अंदर जो पार्टीज हुआ करती थी, इनसे अब ये राय नहीं ले रहा। जैसे जैसे कंटिन्यू हो रही है वॉर, तो जो सार है वो कंसल्ट ही नहीं कर रहा इन ड्यूमा से।
तो क्या हुआ, सपोर्ट वोर थिन, जो सपोर्ट मिल रहा था सार को, अब वो क्या हो गया, वो अब सपोर्ट कम मिल रहा है। तो जब सपोर्ट कम मिलेगा, एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, और क्या हो रहा है, जर्मनी के खिलाफ लड़ने वाले जो सेंटिमेंट्स हैं वो ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। और ये क्या देखा गया, ये सेंट पीटर्सबर्ग में देखा गया, जहाँ पे जर्मन नेम एज पेट्रोग्रेड के नाम पे फेमस हुआ। जर्मन वहाँ पे क्या लिखा गया, एज ए पेट्रोग्रेड। तो यहाँ पे लिखा है द सेरेनियन अलेक्जेंड्रास जर्मन ओरिजिन पुअर एडवाइजर्स। अब ये क्या है, ये कौन है, ये सेरेनियन अलेक्जेंड्रास जर्मन, ये है वाइफ ऑफ किंग जर्मनी। ये जो सेरेनिया अलेक्जेंड्रास है, ये कौन है, ये जर्मनी के जो किंग है उनकी वाइफ है। या फिर जो पुअर एडवाइजर्स हैं वो, स्पेशली ए मोंक कॉल्ड रेस्पुतिन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। इन सब ने क्या करना शुरू कर दिया, इन सब ने शुरू करना, ये यहाँ से हमें पैराग्राफ से ये समझ आता है कि पीपल्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे राजा से, क्योंकि वो उनकी बात नहीं मान रहा। तो सब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, रशिया के बजाय अब किसको सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है, वो सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है जर्मनी को। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते जो वो ड्यूमा पुट कर रहा है इनसे। ड्यूमा मतलब क्या, वो वही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये सार को कुछ क्वेश्चन पुट कर रहा है, भी आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे, क्यों नहीं हमसे कंसल्ट कर रहे। तो यहाँ पे ये चीजें चली जा रही हैं यहाँ पे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अब ये जो सपोज करो ये कोई देश है, इसका ईस्टर्न फ्रंट ये हो गया और वेस्टर्न फ्रंट ये हो गया। कहते हैं जो ईस्टर्न फ्रंट है और जो वेस्टर्न फ्रंट है, यहाँ पे लड़ाइयाँ डिफरेंट चल रही हैं। वेस्ट में अगर देखें, आर्मी जो है वो फॉट कर रही है फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आर्मी है वो ट्रेंचेस में लड़ रही है, फ्रॉम ट्रेंचेस। अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, आर्मी इज मूव्ड ए गुड डील एंड फॉट बैटल्स लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज। अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, वहाँ पे कैजुअलिटीज ज़्यादा हो रही हैं, बट वेस्ट में क्या हो रहा है, कैजुअलिटीज कम हो रही हैं। आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि सोल्जर्स जो थे वो 17 लाख सोल्जर्स यहाँ पे मर चुके थे लड़ाई में। 17 लाख सोल्जर्स इस लड़ाई में मर गए थे फ्रांस के, रशिया के। इतने ज़्यादा सोल्जर्स रशिया के मरे हैं। जो डिफीट थी काफ़ी शॉकिंग थी, डीमोरलाइजिंग थी बड़ी ज़्यादा। रशिया की आर्मी जो थी जर्मनी में काफ़ी बुरी तरीके से हार गई थी, ऑस्ट्रिया से बड़े बुरी तरीके से हारी बिटवीन 1914 और 1916। बहुत ही इन 2 सालों में रशिया बहुत बुरे तरीके से हार चुका है। अब क्यों हार चुका है उसका रीज़न मैंने को बताया यहाँ पे, क्योंकि रशिया के अंदर क्या था, इकॉनमी बहुत वीक चल रही है और यहाँ पे क्या है, कोई भी लड़ाई के लिए कैपेबल नहीं था, बट ये फिर भी क्या हुआ, लड़ाई में कूद पड़ा। ये समझ आया। देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1917। 7 मिलियन क्या होगा, 70 लाख कैजुअलिटीज हुई रशिया के अंदर। जब रशिया आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड। और जब रशिया की आर्मी वापस आ रही है तो ये उस खेत, सपोज करो ये कोई खेत है, आर्मी यहाँ लड़ रही है इस तरफ, जब ये आर्मी वापस आएगी इस तरफ तो ये खेत में कुछ क्रॉप्स ग्रो हुई होंगी पहले की, ये क्रॉप्स को भी क्रश करके जा रहे हैं, क्रॉप्स को हो गए, घर को तोड़ वोड़ के जा रहे हैं। इसका रीज़न समझते हैं अभी क्या होता है। ये जो डिस्ट्रक्शन हुई, ये जो बिल्डिंग्स गिराई गई, इससे क्या हुआ, 3 मिलियन रिफ्यूजीज रशिया से क्या हो गए, एंटर कर गए। सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि सब क्या कर रहे हैं, डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द सार। सोल्जर्स जो थे अब वो लड़ाई करने के मूड में नहीं है, बिल्कुल भी मूड में नहीं है, क्योंकि उनको कुछ सपोर्ट ही नहीं किया जा रहा। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो ये रशिया है, ये जर्मनी है। रशिया और जर्मनी के आपस में क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है, और यहाँ पे कुछ क्रॉप्स भी ग्रो हुई होंगी, कुछ घर होंगे, ट्राइबल लोग होंगे, गरीब गरीब लोग होंगे, क्योंकि आपको पता है रशिया जो मेन सिटी वो तो इस तरफ है, ईस्टर्न पार्ट में। अब यहाँ पे जब आर्मी इनकी लड़ रही है, यहाँ पे किस तरफ, आर्मी यहाँ पे लड़ रही है। जब यहाँ पे रशिया की आर्मी हार गई, रशिया वापस जाना शुरू कर दिया रशिया की आर्मी ने। जब रशिया की आर्मी वापस जा रही है, वो ये सब क्रॉप्स को क्या कर रही है, काट के जा रही है, तोड़ के खराब करके जा रही है। ये घर को काट के जा रही है, घर को तोड़ वोड़ दिया। इसके पीछे एक रीज़न था, इसके पीछे रीज़न ये था कि अगर कल को
ये जर्मनी की कोई आर्मी वाला लोग यहाँ पे आते हैं तो क्रॉप अगर होगी तो वो सर्वाइव कर पाएंगे यहाँ पे। अगर हम क्रॉप ही नहीं छोड़ के जाएंगे वो कैसे रहेंगे, भूख के कारण वो भी मर जाएंगे। बेसिक रीज़न ये था कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर लिया जाए। बट जब क्रॉप को डिस्ट्रॉय किया ना तो प्रॉब्लम और क्रिएट हुई सार के लिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इससे फूड की स्कार्सिटी आना शुरू हो जाएगी। इतना समझ आया? अब आगे देखते हैं। द वॉर ऑल्सो हैड ए सीवियर इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पे भी काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा। रशिया की जो अपनी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी वो ऑलरेडी बहुत कम थी, हमने पढ़ा हुआ है। और जब लड़ाई हो रही है इस इकोनॉमी के चक्कर में क्या हो रहा है, जो कंट्री थी वो कट ऑफ हो चुकी है सप्लायर से। इंडस्ट्रीज के अंदर सामान ही नहीं आ रहा, जो जर्मनी से आया करता था या फिर बाल्टिक सी से आया करता था। अगर यहाँ पे मैं मैप के तौर पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैप बना होगा आपके फर्स्ट चैप्टर में, यहाँ पे ये देखो, ये कुछ दिख रहा है आपको बाल्टिक सी इस वे में। अब सामान कहाँ से, इस बाल्टिक सी पे कौन रूल कर रहा है, जर्मनी रूल कर रहा था उस समय। तो ये पूरा जर्मनी का पार्ट हुआ करता सब कुछ। अब यहाँ से कोई भी सामान रशिया के अंदर नहीं आ रहा इंडस्ट्री चलाने के लिए, तो इंडस्ट्रीज के लिए सामान नहीं आ रहा तो इंडस्ट्रीज तो इम्पैक्ट होंगी, अच्छी खासी इम्पैक्ट होंगी। वही रशिया के अंदर हो रहा है कि जो इंडस्ट्रीज है वो क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है, क्योंकि जर्मनी क्या कंट्रोल कर रहा है, बाल्टिक सी को कंट्रोल कर रहा है। जब वो बाल्टिक सी को कंट्रोल कर रहा है उस सी के अंदर से कोई भी सामान यहाँ पे नहीं आ रहा रशिया के अंदर। इससे क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं एज कम रैपिडली, बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हुए, टूट गए, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। 1916 के आते आते जो रेलवेज लाइन थी वो भी तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि कौन तोड़ रहे हैं, जर्मन के लोग तोड़ रहे हैं, जर्मनी के लोग आके वहां पे तोड़ रहे हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये जो चीजें तोड़ी जा रही हैं ये कुछ जर्मनी के लोग तोड़ रहे हैं, कुछ रशिया के लोग तोड़ रहे हैं। अब क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो नीड्स है वो पूरी नहीं हो पा रही, गुस्से में लोग हैं, सार के ऊपर गुस्सा आया हुआ, गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं लोग, टेस्ट चल रहा है हर तरफ। इस तरीके की कंडीशन वहां पे आ चुकी है। और जो एबल बॉडीड होती है, बॉडीड मैन वर कॉल्ड ऑफ द वॉर। एबल बॉडीड मतलब क्या हुआ, जो चाहता है कि जो लेबर का काम अच्छा करे ना और उसको भेज देंगे टू गो टू वॉर। कोई भी इंसान जो अच्छा काम कर रहा है लेबर में उसको बोलेंगे आप थोड़े हेल्दी हो, आप लड़ाई में जाओ। जब लेबर सारी लड़ाई करने में चली गई तो पीछे से क्या हो जाएगा, लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी पूरे रशिया के अंदर। जब लेबर की शॉर्टेज होगी, जो स्मॉल वर्कशॉप्स होगी थी, जो सामान इंपॉर्टेंट सामान बनाया करती हैं वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि लेबर ही सब चली गई है बाहर। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। और जो भी खाने पीने का सामान मार्केट से घरों में जाना चाहिए अब वो घरों में नहीं जा रहा, और वो सीधा उस वॉर फील्ड में जा रहा है जहाँ पे लड़ाई हो रही है। और इस दिक्कत में क्या हुआ, जो सिटीज के अंदर जो ब्रेड और फ्लोर हुआ करता, मतलब खाना पीना जो भी था, इसकी बहुत ज़्यादा कमी आना शुरू की, स्कार्स हो गया। और जब विंटर 1916 की बात करें, राइट्स शुरू हो चुके हैं ब्रेड शॉप्स के बाहर। राइट्स मतलब दंगे फसाद शुरू हो चुके हैं। तो क्या हुआ, पीपल ट्राइड वेरी मच अगेंस्ट द जार। लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि क्या करें, कुछ कंडीशन ठीक करें, बट क्या हो रहा है, जो सार निकोलस है वो कुछ ठीक नहीं होने दे रहा, क्योंकि वो चाहता है, देखो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते सार निकोलस की गलती है, यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि सार की जो प्लानिंग थी वो अच्छी नहीं हुई। अगर प्लानिंग अच्छी हुई होती तो उसका इम्पैक्ट क्या होता, लोगों पे नहीं पड़ता इम्पैक्ट। अब जल्दी से मैं आपको एक बार पढ़ा दूं, हमने पढ़ा क्या, हमने देखा एक रशिया देश है, रशिया, हमने देखा यहां पे ऑलरेडी क्या है, लेस इंडस्ट्रीज है, लेस इंडस्ट्रीज। जब इंडस्ट्रीज लेस होंगी तो क्या होगा, लेस ग्रोथ होगी, ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। जब ग्रोथ लेस होगी तो क्या होगी, इकोनॉमी जो होती है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो भी लेस ग्रोथ होगी। ये एक लाइन समझ आ गया। हमने ये देखा था रशिया के अंदर से क्या था, रशिया में जो सोसाइटी थी हमारी, वो सोसाइटी क्या थी, वो डिवाइडेड थी, सोसाइटी डिवाइडेड थी। कुछ याद आ रहा हो, रिच एंड पुअर के बीच में सोसाइटी थी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना हम कि हैव एंड हैव्स नॉट के बीच में सोसाइटी क्या थी, डिवाइड थी। हमने एक चीज़ और देखी यहाँ पे रशिया के अंदर, फूड की स्कार्सिटी बड़ी ज़्यादा थी, फूड स्कार्सिटी।
अब क्यों फूड की कमी ज़्यादा हुई? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं वो कहाँ चली गई है, वो रशिया के लड़ाई करने में चली जा रही हैं, फूड ग्रेन्स वहाँ पे जा रहा है। इसके अलावा एक और बात देखते हैं, हमने देखा लेबर की शॉर्टेज हो चुकी है रशिया के अंदर, लेबर शॉर्टेज। अब ये क्यों हुई है? क्योंकि लेबर जो थी उन सबको कहाँ लेके चला गया है, उनको सबको वॉर में लेके जा चुके हैं, ये समझ लिया था। इसके अलावा महंगाई बढ़ रही है रशिया के अंदर, मतलब इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन वहाँ पे हो रही है। इसके अलावा एक चीज़ और पढ़ते हैं, वहाँ के अंदर जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर के भी क्या हो रहा है, वो लेस हो रहा है। जब एग्रीकल्चर लेस होता है तो फूड ग्रेन्स क्या होगा, फूड ग्रेन्स भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फूड ग्रेन डिक्रीज होगा तो लोग खाएंगे क्या? इसके अलावा अगर बात करें, हमने एक चीज़ और देखी, जो लैंड रूट था, जो लैंड रूट हुआ करता था या फिर जो सी रूट हुआ करता था रशिया की तरफ आने वाला, इन सबको क्या कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था। किसके द्वारा? ब्लॉक बाय जर्मनी, जर्मनी ब्लॉक कर दिया था। इसके अलावा एक लास्ट में एक चीज़ और देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें, जो सी रूट हुआ करता था, सी रूट, सी रूट कौन सा वाला? ब्लैक सी वाला। ब्लैक सी को पे रोल कौन कर रहा था? जर्मनी वहाँ पे रूल करने आ गया। इस वे में देखा हमने रशिया के अंदर ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। आई होप इतना समझ आ गया आपको, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपका ये वाला, इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का। समझते हैं क्या होता है। देखो, आपको वो चीज़ तो पता आ गई। अब मैंने आपको समझाया कि 1905 के अंदर एक सिचुएशन आई थी, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लडी संडे बोलते हैं। याद आए कुछ ब्लडी संडे क्या था? इसके बारे में हमने पढ़ लिया हुआ है। इसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ी, 1914 से लेके 1918 तक क्या होता था, वर्ल्ड वॉर 1 होती है। तो इसी के बीच में एक समय आता है 1917। 1917 में जो सार निकोलस था, इसकी कंडीशन क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बेकार किंग कंडीशन, बड़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी है कंडीशन। तो अब समझते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ यहाँ पे। कहते जब विंटर का समय था 1917 में, और आपको पता है रशिया के अंदर विंटर कैसी होती है, सीवर विंटर होती है, बहुत ज़्यादा विंटर होती हैं। जब रशिया के अंदर विंटर का महीना चल रहा था 1917 के अंदर, जो कंडीशन हुआ करती थी कैपिटल की, कैपिटल मतलब पेट्रोग्राड, पेट्रोग्राड का मतलब क्या हुआ, सेंट पीटरबर्ग, वही सेम चीज़ जो पढ़ते आ रहे हैं हम, सेंट पीटरबर्ग, और उसी का नाम पेट्रोग्राड भी बोलते हैं। जब विंटर की कंडीशन चल रही थी, जो कंडीशन थी पेट्रोग्राड की, वह ग्रिम मतलब काफ़ी नाजुक चल रही थी। लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेसाइज द डिवीजन अमंग इट्स पीपल। हमें ये देखने को लग रहा था वहाँ पे कि उनके सोसाइटी के अंदर क्या हो चुका है, डिविजन्स आ चुकी हैं रशिया की कैपिटल के अंदर। और डिवीजन कैसे आई होंगी आपको पता है ना, डिवीजन के लिए क्या होता है, वो रिच होता है, पुअर होता है, हैव या हैव नॉट्स, उन सब में सोसाइटी डिवाइड हो चुकी है। जो वर्कर्स के क्वार्टर हैं, उनकी फैक्ट्रीज हैं, वो लोकेट ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बड़ी ज़्यादा, मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ। अगर एक यहाँ पे एक रिवर है, ये रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, इस रिवर का नाम है नेवा रिवर। कौन सी रिवर है, नेवा रिवर। इसकी राइट साइड कौन सी होगी, राइट साइड तो ये होगी, और इसकी लेफ्ट साइड क्या होगी, ये वाली लेफ्ट साइड होगी। तो राइट साइड पे कौन रहता है, राइट साइड पे लोग रहते हैं कौन से वाले, क्वार्टर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, मतलब पुअर लोग कह सकते हैं हम यहाँ पे। मतलब राइट साइड कौन रहता है, पुअर लोग रहते हैं, और लेफ्ट साइड कौन रहेगा, रिच लोग रहेंगे। ये समझ आया, वही लिखा गया हुआ है। कहता हूँ ऑन द लेफ्ट बैंक की अगर बात करें, वो तो काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल एरिया है। वहाँ पे फैशनेबल एरिया मतलब क्या हो, जैसे विंटर पैलेस जो है वो वहीं पे है, ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं उनकी बड़े बड़े मिनिस्टर्स की, इंक्लूडिंग वही पैलेस है वहाँ पे जहाँ पे ड्यूमा को मेट किया जाता है हर साल। वहाँ पे मीटिंग्स जो होती है ना ड्यूमा, मतलब जहाँ पे पार्टीज मिलती हैं आके, वो भी लेफ्ट साइड पे है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्ट जो लेफ्ट वाला है। अगर हम बात करें फरवरी 1917 की, फूड की शॉर्टेज इतनी ज़्यादा आ चुकी है रशिया के अंदर कि जो वर्कर के क्वार्टर हैं उनमें ये चीज़ें देखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे दिखता है कि हाँ ये इन्होंने खाना नहीं खाया बड़े दिन से। विंटर भी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है वहाँ पे, क्योंकि कहते हैं वहाँ पे विंटर इतनी ज़्यादा कोल्ड है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो।
काफ़ी ज़्यादा स्नो वहाँ पे भी चल रही है वहाँ पे। पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज टू सार डिसाइड टू डिसॉल्व द ड्यूमा। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो पार्लियामेंटेरियनिज्म है वो विश करती है कि वो क्या करे, इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसको प्रिजर्व करे, बचा के रखे। वो क्या करती है, अपोज करती रहती है सार के डिज़ायर्स को। सार को बोलती रहती है, अभी आप जो ये ड्यूमा को डिसॉल्व कर देते हो हर साल, ये ठीक नहीं है। मतलब हम ये समझने में आ रहा है हमें कि रशिया के अंदर क्या हो रहा है, रशिया के अंदर ह्यूज क्लास डिवीजन देखने को मिल रही है। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास डिवीजन बड़ी ज़्यादा है। जब क्लास डिवीजन ज़्यादा होती है इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसके पॉलिटिक्स में समझें, पॉलिटिकल वे में समझें, मतलब रूल्स के हिसाब से समझें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तरफ किंग है, एक तरफ क्या हो रहा है, पार्लियामेंट। अभी जो वर्ड पढ़ा हमने, यहाँ पे जो इकोनॉमिक बेसिस पे और समझे कि क्या हो रहा है, क्लास डिवीजन कैसे है, पॉलिटिकल बेसिस पे समझ लिया। अगर इकोनॉमिक बेसिक पे समझे तो क्या हो रहा है, एक तरफ पुअर है, एक तरफ रिच है। तो ये जो किंग है, जो सार निकोलस, ये चाहता है कि क्या करूं, डूमा की सारी पावर मेरे पास आ जाए, चाहता है ना ये, तभी तो हर साल क्या कर रहा है, ये मीटिंग करवाता है, बट अपनी ही मनमानी करता है वहां पे। तो इसके अलावा ये जो पार्लियामेंटेरियनिज्म है, पार्लियामेंट्री पार्टी का नाम है बेसिकली, ये चाहती है कि क्या करें, हम अपनी गवर्नमेंट को बचा के रखें, सार को यहाँ से बाहर निकालें, सार की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दे। डिसॉल्व मतलब क्या होता है, खत्म कर देना। बात करते हैं 22 फरवरी की। ये कब की बात चल रही है, ये फरवरी की बात चल रही थी, अब 22 फरवरी की बात करते हैं। ए लुकआउट टुक प्लेस एट द फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। एक क्या हुआ, राइट बैंक। देखो राइट बैंक पे कौन हुआ करता था, राइट बैंक पे पुअर लोग रहते थे। तो राइट बैंक पे क्या हुआ, राइट बैंक पे एक अच्छा सा क्या होना शुरू हो गया, एक हड़ताल टाइप। लॉकआउट का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सी प्रोटेस्ट टाइप, प्रोटेस्ट। एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है कहाँ पे, राइट बैंक पे, जहाँ पे पुअर लोग रहते हैं। इसी के अगले दिन क्या हुआ, जो वर्कर्स है ना, अप्रॉक्सीमेट 50 फैक्ट्रीज के, उन सब ने बोला कि हमें स्ट्राइक करनी है। बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज हुआ करती थी जहां पे जो वुमेन थी वो भी स्ट्राइक पे आ चुकी हैं। दिस केम टू बी कॉल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे बोलते हैं। 22 फरवरी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे बोलते हैं। ये समझ आया, इतना सा क्लियर हो गया। Demonstrating workers crosses from the factory quarters to the center of the capital, the Nevsky Prospect। कहते हैं क्या हुआ कि इन सभी जगहों से क्या हुआ, वर्कर्स निकले, अपने अपनी फैक्ट्री से बाहर निकले और कैपिटल में गए। कैपिटल क्या थी इनकी, वो थी पेट्रोग्रेड या फिर पीटरबर्ग बोलते हैं। इस कैपिटल में गए वहाँ पे, क्योंकि कैपिटल में जाके बात सुनी जाती है। द नेविस्की प्रोस्पेक्ट, अब ये क्या चीज़ है, सपोज करो ये आपकी पूरी कैपिटल है, कैपिटल के बीच वाला जो पार्ट होता है, मिडिल पार्ट, जब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ये पार्ट है नेविस्की, मतलब सेंट्रल क्वार्टर है पीटरबर्ग का। इस स्टेज पे आके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जो इस मूवमेंट को चला रही हो। जैसे ही कहता है फैशनेबल जो क्वार्टर, जो कि लेफ्ट बैंक हुआ करते थे, ऑफिशियल बिल्डिंग हुआ करती थी, जैसे ही उसको वर्कर्स ने क्या किया, हर तरफ से उसको बैठ के उसके बाहर जाके गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया यहाँ पे। कब की बात चल रही है ये 22 फरवरी की ही बात चल रही है अभी। Demonstrators dispersed by the evening, but they came back on 24th and 25. The government called out the cavalry and police to keep on eye them. तो यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेटर हुआ करते थे, जो मतलब बड़े बड़े इनके लीडर हुआ करते थे, उनको बेसिकली 24-22 तारीख तो हुआ, उसके बाद क्या उनको जेल वेल में डाल दिया गया, और फाइनली वो 24-25 को तो वापस बाहर आ गए। गवर्नमेंट ने क्या बोला, अपनी जो कैवेलरी है फिर पुलिस वाले हैं, इनको बोला भाई इन लोगों पे आंख रखो बिल्कुल, कि कोई लड़ाई झगड़ा ना यहाँ पे क्रिएट करे, ऐसा बोला गया। इतना समझ आया। बात करते हैं संडे की, बात है 25 फरवरी। गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, मतलब गवर्नमेंट को हटा दिया। पॉलिटिशियन जो थे वो क्या आने शुरू हो गए, पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। ये डेट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, 25 फरवरी। सार ने देखा कि उसके खिलाफ कौन कौन खड़ा हुआ है, उसने देखा उसके खिलाफ वर्कर्स लोग खड़े हैं, सार के खिलाफ वर्कर है, और इसके खिलाफ कौन है, पार्लियामेंट भी इसके खिलाफ खड़ी है, और ये गवर्नमेंट इस पार्लियामेंट के लिए वर्ड यूज़ किया हुआ है।
क्यों, मतलब इसके अपने लीडर भी इससे खुश नहीं थे ज़्यादा, वो भी इससे क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जो डिमॉन्स्ट्रेटर हुआ करते थे, डिमॉन्स्ट्रेटर मतलब क्या हुआ, भी प्रोटेस्टर्स, कहते हैं ये दोबारा क्या लेफ्ट बैंक ऑफ 26, जब गवर्नमेंट को हटा दिया वहाँ से, प्रोटेस्टर वापस आ गए अपने राइट वाले बैंक पे, लेफ्ट वाले बैंक पे। 27 को क्या हुआ, जो पुलिस हेडक्वार्टर्स थे उसको रेंसेक्ट कर दिया गया, मतलब तोड़ फोड़ दिया गया। जो स्ट्रीट्स हुआ करती थी, पीपल रेज स्लोगन्स अबाउट द ब्रेड्स, वेजेस, बेटर हाउस एंड डेमोक्रेसी, ये सब की डिमांड की जा रही है किसके द्वारा, वर्कर्स के द्वारा। ब्रेड चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें पे चाहिए, हमें फैक्ट्री में काम करने के लिए बेटर और चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। गवर्नमेंट ने कोशिश की इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की, बट क्या हुआ, एंड कॉल्ड ऑफ कैवेलरी वंस अगेन, और दोबारा से क्या करना शुरू कर दिया, कैवेलरी को बुला लिया, कैवेलरी को बुलाया गया ताकि इनको संभाला जाए। बट कैवेलरी क्या बोलती है, हाउएवर द कैवेलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर, कैवेलरी ने मना कर दिया कि मैं इन पे नहीं कुछ भी करूंगी। मतलब कैवेलरी क्या होता है, ये आर्मी की ब्रांच होती है, घुड़सवार बोल सकते हो इसको। An officer was shot at the barracks of the regiment and 3 other regiments mutinied, voting to join the striking workers. तो लोग इतने ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे, एंड कैवेलरी थिंक नॉट टू किल ओन पीपल, लोग इतने गुस्सा हो चुके थे और कैवेलरी वालों को लग रहा था कि हाँ ये अपने ही लोग हैं, ये अपने ही देश के लोग हैं, जो रशिया के लोग हैं, इनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो पा रही इसलिए लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं रशिया कैवेलरी वालों को पता था, इसलिए कैवेलरी वाले क्या कर रहे हैं, नहीं लड़ रहे, इनको कुछ भी नहीं कह रहे। तो बेसिकली क्या था, यहाँ पे 4 रेजिमेंट्स हुआ करती, 4 रेजिमेंट यहाँ पे हुआ करती थी। अगर कोई आर्मी में लिंक रखता है उसमें 4 रेजिमेंट हुआ करती थी। इसमें से 1 रेजिमेंट और जो थी बाकी 3 रेजिमेंट, 1 रेजिमेंट ने क्या किया, फायरिंग वायरिंग करी, बट 3 रेजिमेंट ने बोला कि हम फायरिंग नहीं करेंगे, नॉट फायर। तो उसी दिन शाम को क्या हुआ, इवनिंग में समय में, striking workers gathered to form Soviet or council in the same building as the Duma met. This was Petrograd Soviet. तो कहते हैं उसी दिन शाम को क्या हुआ, जितने भी वर्कर्स थे सब लोगों ने डिसाइड किया एक काम करते हैं, हम मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं, हम मिलते हैं उसी भी ड्यूमा में मिलते हैं, और वहाँ पे क्या बनाते हैं, काउंसिल बनाते हैं, अपनी ग्रुप बनाते हैं। मतलब ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो डूमा हमारा क्या हो चुका है, वो अभी हमने पढ़ा ना, ड्यूमा को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, मतलब गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया यहाँ पे। तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम दोबारा से आके क्या करते हैं, जो ड्यूमा है हमारा उसको क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये समझ आया। इसी के अगले दिन क्या हुआ, एक डेलीगेशन भेजी गई। डेलीगेशन मतलब क्या होता है, डेलीगेशन का मतलब क्या होगा कि एक मैसेज टाइप भेजा गया सार को। मिलिट्री कमांडर्स ने एडवाइस किया हिम टू एब्डिकेट का मतलब क्या हुआ, उसको अपना थ्रोन छोड़ना पड़ेगा। मिलिट्री ने उसको बोला भी देखो आपको अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। उसने उनकी एडवाइस फॉलो की और उसको 2 मार्च को उस गद्दी से हटा दिया गया। किसको हटाया, सार निकोलस को वहां से हटा दिया गया 2 मार्च को। जो सोवियत लीडर हुआ करते थे, जैसे ये वाले जो इन्होंने पार्टी बनाई, इनके लीडर या फिर ड्यूमा के लीडर थे, इन्होंने क्या बनाया, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई टू रन द कंट्री। प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब क्या हुआ, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई एम टू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई। प्रोविजनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी गवर्नमेंट। इन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाते हैं जब तक हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट अच्छी नहीं बन जाती, ताकि कंट्री को तो रन करना ही है ना। रशिया का जो फ्यूचर हुआ करता था, अब कौन डिसाइड कर रहा है, अब वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिसाइड कर रही है। अब इस पे क्या किया गया, अब ये जो असेंबली बनाई गई इसके अंदर लोगों को कैसे ऐड किया जाएगा, वो किया जाएगा एडल्ट सफराज से, यूनिवर्सल एडल्ट, मतलब राइट टू वोट का अधिकार दिया जाएगा। तो यही था हमारा कौन सा, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, जिससे क्या हुआ, हमारी जो मोनार्की थी फेब्रुअरी के अंदर वो खत्म होगी रशिया के अंदर। क्लियर हुआ इतना सा। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर पढ़ा कि फेब्रुअरी में क्या क्या इंसिडेंट हुआ था। 22 फरवरी को क्या हुआ था, उसके बाद 25 फरवरी को क्या हुआ, उसके बाद फाइनली 2 मार्च को क्या हुआ, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप इतना क्लियर था। आज दोस्तों हम यहाँ पे स्टॉप करने वाले हैं। आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ वुमेन्स का रोल है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के अंदर, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद हुआ क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फाइनली आएंगे हम, जो मेन हमारा टॉपिक है अक्टूबर रेवोल्यूशन, कि जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको हमने रशियन रेवोल्यूशन का नाम दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, उसको ज़रूर यहाँ पे फुलफिल किया जाएगा आपके डाउट्स को। सो ये था दोस्तों आज का टॉपिक।
आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, अच्छे से क्लियर होगा, चीज़ें टॉपिक्स अच्छे से समझ आ रही होगी सारे। तो अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो है आप उसको मिस ना कर पाओ। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए प्रोडक्टिव क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।